हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की। ठीक है, जिसमें आज आपका पेपर फर्स्ट हो गया। पेपर फर्स्ट कैसा हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल जो हमने 400 एमसीक्यूज़ की क्लास कराई थी, एक सवा घंटे की क्लास जो कराई थी, उससे आपको कितनी हेल्प मिली ये आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर सेकंड रहेगा जो आपका कल होने को है। भारत में शिक्षा के समकालीन मुद्दे, इंग्लिश में इसका नाम है कॉन्करेंट इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ओके, ये आपका पेपर कल होने को है। इस क्लास में हम ये जो शॉर्ट नोट्स हैं हमारे, इसको तैयार करेंगे। ठीक है, और ये पेपर आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। ओके, और इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें हम इस पेपर के यानी सेकंड पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये जो पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं, पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पेपर सेकंड चैप्टर फर्स्ट है। कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ होता है प्रारंभ में दी जाने वाली शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। प्राथमिक शब्द का अर्थ होता है प्रारंभिक या मुख्य या फिर बुनियादी। ओके, प्राथमिक शिक्षा का अर्थ प्रारंभिक शिक्षा या मुख्य शिक्षा या बुनियादी शिक्षा होता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की अवस्था बालकों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी अवस्था मानी गई है। कब से? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की जो अवस्था है। प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रथम सोपान है। कौन सी शिक्षा संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रथम सोपान मानी गई है? तो वह है प्राथमिक शिक्षा। 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों का मस्तिष्क कितना % डेवलप हो चुका होता है? 90% विकसित हो चुका होता है। बाकी बाद के वर्षों में डेवलप होता है 18 साल तक। ठीक है, 10% बचा खुचा। सन 1937 में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें 7 वर्ष से 17 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 6 से 8 तक की जो शिक्षा है उसको क्या कहा जाता है सर? उच्च प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। ओके, क्योंकि इसके बाद एमसीक्यूज भी आपको कराने हैं नेक्स्ट वीडियो में। माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को निम्न माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिस शैक्षिक संरचना को निर्धारित किया गया वो है 10+2+3। इस संरचना के अनुसार 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर, ठीक है, और 2 वर्ष का हाई स्कूल स्तर। ये आपके 10 साल हो गए, बचे 2। इसके पश्चात 2 वर्ष का उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि इंटरमीडिएट स्तर हो गया। उसके बाद फिर ये जो 3 है, ये 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम माना गया था इसमें। ठीक है, बाद में एनईपी 2020 आई तो उसमें चेंज हो गया स्ट्रक्चर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए जिस शैक्षणिक संरचना को निर्धारित किया गया है वह है 5334 या 3 से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। 5 वर्ष की आधारभूत शिक्षा, इसमें 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और 2 शामिल है। ठीक है, 3 वर्ष की प्रीपेट्री स्टेज है इसमें, जिसमें ग्रेड 3, 4, 5 को शामिल किया गया है। ओके, फिर है 3 वर्ष की मध्य या उच्च प्राथमिक अवस्था, जिसमें 6, 7, 8 को शामिल किया गया है। ओके, फिर 4 है 4 वर्ष की उच्च या माध्यमिक अवस्था है, जिसमें ग्रेड 9, 10, 11, 12 को यहाँ पे शामिल किया गया है। ओके, इतनी बात क्लियर है। अच्छा देखिए, पहले 5 लिखा तो इसमें 3 साल का तो प्री प्राइमरी हो गया, 3 और फिर ग्रेड 2 हो गए, तो 3 और 2 5 तो ये हो गए, फिर 3 ये हो गए, फिर 3 ये हो गए, फिर 4 ये हो गए। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका थोड़ा सा वैदिक काल के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पॉइंट इसमें सिलेबस में है आपके। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी
बालक की शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार से होता था। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। शिक्षा प्रणाली जो थी वह मौखिक थी। बौद्ध काल की अगर बात की जाए, बौद्ध काल में जो शिक्षा है वह मठों में दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा का आरंभ पब्जा संस्कार से होता था। शिक्षण प्रणाली मौखिक ही चल रही थी। शिक्षा का माध्यम लोक भाषा या पाली था। ओके, प्रसिद्ध चीनी यात्री भेन्साओ ने लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को 6 माह तक सिद्धिरस्तु का अध्ययन कराया जाता था। ओके, मुस्लिम काल की बात करें तो मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। मकतबों में मुल्ला मौलवी शिक्षण काम करते थे। मकतब में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा करवाई जाती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था। मकतब में सबसे पहले लिपि का ज्ञान कराया जाता था। ध्यान रखिएगा, मकतब में सबसे पहले किसका ज्ञान कराया जाता था? लिपि का। मकतबों में उच्चारण और लिखने पर विशेष बल दिया जाता था। भारत में आधुनिक प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय ईसाई मिशनरियों को जाता है। प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय ने 1819 में कलकत्ता में कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना की। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, क्या है? 1819 में कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, और फिर क्या हुआ? पॉइंट देखिए, सन 1857 में भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति हुई। सन 1859 में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा कर लगाया। 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर के आया। गोखले ने 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा में अपना प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया। सन 1926 में असम में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम पारित किया गया। ये पॉइंट एमसीक्यू से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने हमारा पेड कंटेंट लिया हुआ है उनकी पढ़ाई बहुत दमदार चल रही है। जिन्होंने शुरुआत में ले लिया था उनका तो क्या ही कहना। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए 1926 में असम में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम पारित किया गया। सन 1937 में 11 प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करके स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई। 1 जुलाई 1937-57 को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद 1 जुलाई 1957 को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। प्रश्न आपसे यहीं से पूछेगा। अगला चैप्टर 2 देखिएगा। चैप्टर 2 में पॉइंट कहता है कि शिक्षा के 3 स्तर माने गए हैं। सर कितने स्तर माने गए हैं? शिक्षा के 3 स्तर माने गए हैं। कौन कौन से स्तर माने गए हैं? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर। ओके, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 14 से 18 वर्ष के बालक और बालिकाएं कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 एवं 10 को उच्च माध्यमिक, 11-12 को उच्चतर माध्यमिक स्तर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है कार्टर वी गुड के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का वो समय है जो सामान्यतः 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए होता है। भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा पर समग्र रूप से विचार करने के लिए सन 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1964 में। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? 1964 में। अगला पॉइंट, भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा का जो विकास हुआ, एक तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो माध्यमिक शिक्षा थी और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की माध्यमिक शिक्षा, तो ये 2 इसके भाग हैं। सन 1882 में देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या लगभग 32 थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ताराचंद समिति 1948 ने माध्यमिक विद्यालयों को बहुमुखी बनाने की प्रस्तुत की थी, बहुमुखी बनाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, नाम भी आपसे पूछ लेगा। एनसीईआरटी का पूरा नाम बताइए। एनसीईआरटी का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।
इसने 1975 में द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज तैयार किया था। पॉइंट टू बी नोटेड। परीक्षाओं और मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों और बौद्धिक प्रगति की जांच करना है। ओके, लगभग आधी शताब्दी से परीक्षा को भारतीय शिक्षा का एक निकृष्टतम तत्व स्वीकार किया गया है, ऐसा राधाकृष्णन आयोग कहता है। ओके, अगला पॉइंट मुदालियर आयोग का है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों की मानसिक और साहित्यिक उपलब्धियों की ही जांच करती है, इसमें विश्वसनीयता का अभाव है। यह जो स्टेटमेंट है मुदालियर आयोग के द्वारा दिया गया है। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएं यहाँ पे दी गई हैं। क्या कहा गया है इसमें, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बड़ा घुमा के पूछेगा। जहाँ तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। बालक उसी भाषा में सीखे। त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। हालांकि 3 भाषा के फार्मूले में लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम 3 में 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। मिडिल स्कूल पर कोडिंग संबंधी गतिविधियां आरंभ की जाएंगी। और क्या कहा गया है, कक्षा 6 से 8 के सभी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने की अवधि में 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे, यानी कि 10 दिन जो है बच्चों को बिना बैग के स्कूल में आना होगा। तब वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञ जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार इनके साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे। ठीक है, और क्या पॉइंट कहा गया है, कहा गया है कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा संपूर्ण देश में एक जैसी रहेगी। इसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा साल में 2 बार करवाया जाएगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन और छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग इसमें किया जाएगा। बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना भी की जाएगी। चैप्टर 3 यहाँ से शुरू होता है। चैप्टर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट। उच्च शिक्षा का अर्थ क्या है, उच्च शिक्षा का अर्थ है ऊंची शिक्षा, अर्थात शैक्षिक संरचना के विभिन्न स्तरों में सबसे ऊंचे स्तर की शिक्षा। उच्च शिक्षा का अर्थ श्रेष्ठ शिक्षा है। क्या है सर, श्रेष्ठ शिक्षा है। कार्डिनल न्यूमैन का एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, क्या कहता है, विश्वविद्यालय बड़े स्थान हैं जहां नवीन खोजें की जाती हैं, मस्तिष्क का मस्तिष्क से टकराव होता है। यह ज्ञान का मंदिर है, संसार का प्रकाश है और उन्नत पीढ़ियों की मात्र संस्था है। इसके विद्यार्थियों को इन पर गर्व है, ऐसा कार्डिनल न्यूमैन कहते हैं। विश्वविद्यालय वह स्थान है जहां पर सब अपने अपने योगदान द्वारा सत्य की खोज करते हैं और अपनी शैक्षिक उन्नति के द्वारा व्यक्तित्व का विकास करते हैं, ऐसा भारतीय शिक्षा आयोग कहता है। यदि उच्च शिक्षा का कोई व्यावहारिक उद्देश्य है तो मैं कह सकता हूं कि वह समाज के उत्तम नागरिकों को प्रशिक्षित करना है। यह भी स्टेटमेंट न्यूमैन का है। आगे देखिए, उच्च शिक्षा के अंतर्गत स्नातक, परास्नातक एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण ये सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा को नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अंतर्गत 5334 में विभाजित किया गया है। इसमें 4 वाला भाग उच्च शिक्षा का है। 4 वाला भाग कौन सा है सर, ये उच्च शिक्षा का भाग है। अगला पॉइंट, सन 1956 में संसद के द्वारा कानून बना करके यूजीसी का गठन किया गया था। कब, 1956 में, जिसका प्रमुख काम उच्च शिक्षा का समन्वय करना, सामंजस्य करना, इसके स्तर को बनाए रखना, विकास की निगरानी और उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना था। किसका काम था, यूजीसी का, जिसका गठन संसद के द्वारा कानून बना करके 1956 में किया गया। यूजीसी शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर नियमों को फ्रेम करता है। इस समय देश में 306 विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं हैं, जिनमें 84 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं। ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन, जिसको AISHE पोर्टल के अनुसार वर्ष 1920 में विश्वविद्यालयों और संस्थानों की संख्या 2015-16 में 799 से बढ़कर 1920 में 1043 की वृद्धि हुई है।
जबकि कॉलेजों की संख्या 15-16 में 39,071 थी, जो 19-20 में बढ़कर के 42,343 हो गई। पॉइंट कहता है बहुत इंपॉर्टेंट, वर्तमान भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। सर कितने? 5 प्रकार के। कौन कौन से? केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटीज, समकक्ष या स्तर प्रदान विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, निजी या प्राइवेट विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के विद्यालय पाए जाते हैं। इस समय देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग में 48 है। देश में लगभग 386 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और 126 समकक्ष या स्तर प्रदान विश्वविद्यालय हैं। 327 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। सन 1882 में आंध्र प्रदेश में राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसकी? 1882 में आंध्र प्रदेश में राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बाद में इसका नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कर दिया गया था। सन 1985 में राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। सन 1947 में देश के विभाजन से पहले भारत में 21 विश्वविद्यालय थे। 1947 में देश के विभाजन के बाद भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 19 रह गई थी। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है, इसकी नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। पॉइंट टू बी नोटेड। स्वायत्तता का क्या अर्थ होता है? देखिए, स्वायत्तता का अर्थ होता है स्वशासन का अधिकार या फिर स्वतंत्रता। स्वशासन यानी कि जहां पे अपना खुद का शासन हो। विश्वविद्यालय स्वायत्तता का अर्थ हुआ विश्वविद्यालयों को उन सभी कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए जिनके लिए उनकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अगर आप अभी भी आपके इस पेपर के बाद 2 पेपर और बचते हैं या जैसे तीनों पेपर अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए 9628182649। ठीक है, कि सर में B.Ed 4th सेमेस्टर के जो 3 पेपर बचे हैं या जो 2 पेपर बचे हैं उनका कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए हम आपको प्रोसेस बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 यहाँ से शुरू होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% थी, जो अब 2020 में बढ़कर 77.7% हो गई है। सन 2020 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग पुरुषों की जो साक्षरता दर है वह 84.7% और महिलाओं की 70.3% थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के तहत सामने आया था और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 मुख्यतः 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के छोटे बच्चों पर केंद्रित एक रिपोर्ट है। सार्वभौमिक नामांकन का अभिप्राय क्या होता है? सार्वभौमिक नामांकन का मतलब होता है निर्धारित प्रवेश आयु अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश दिलाना। सर्व शिक्षा अभियान अधिनियम की शुरुआत सन 2001 में की गई थी। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना था। 15 अगस्त 1997 को कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जिसको KGBVP भी कहते हैं, इसको जुलाई 2004 में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जुलाई 2004 में शुरू हुई। 1 अप्रैल 2007 से इस कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया था। महिला समाख्या योजना की शुरुआत कब हुई? 1989 में। कब हुई? 1989 में। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2001 को शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत की थी। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 15 अगस्त 1995 को देश के 2408 ब्लॉकों में मिड डे मील की शुरुआत की गई। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को देश के 2408 ब्लॉकों में हुई थी। ठीक है, वर्ष 1987-88 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अध्यापक शिक्षा योजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1921 में की गई थी। समग्र शिक्षा अभियान वर्ष 18-19 में प्रस्तावित किया गया।
समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को केंद्र सरकार के द्वारा 4 अगस्त 2021 को मंजूरी प्रदान की गई थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रट्टा मार लीजिए। 15 अगस्त 2007 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 में कहा गया है कि प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुनियोजित और कड़ाई से कार्यान्वित कार्यक्रमों को शुरू किया जाए। बीते साल भारत में साइबर हमले और धोखाधड़ी के कारण करीब 1.60 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जहां युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा मिले, ऐसा प्रणब मुखर्जी का स्टेटमेंट है। 15 अप्रैल 2014 को उच्चतम न्यायालय के द्वारा ट्रांसजेंडर को तृतीय जेंडर के रूप में पहचान दी गई। 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ट्रांसजेंडर के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिली। केरला में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल भी स्थापित किया गया है। तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य है जहां ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी चलाई गई। भारत में विभिन्न स्तरों की शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करने का कार्य सर्वप्रथम वुड की घोषणा पत्र वुड्स डिस्पैच 1854 में किया गया था। प्रतिभा पलायन क्या होता है? प्रतिभा पलायन का अर्थ है कि देश की प्रतिभाओं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साहित्यकार, खिलाड़ी अथवा अन्य प्रतिभा संपन्न लोगों का रोजगार एवं शिक्षा के बेहतर अवसरों और अन्य सुविधाओं के कारण विश्व के दूसरे देशों में चले जाना ही प्रतिभा पलायन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां से चैप्टर 5 हमारा शुरू होता है। देखिए चैप्टर 5 बहुत अच्छा चैप्टर है। अध्यापक जो है वह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र इन सब का निर्माता है। उत्तम शिक्षा के कार्यक्रम का नियोजन शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर करता है। शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता और कला की दक्षता पर उत्तम कोटि का शिक्षण अपेक्षित है। उत्तम कोटि के शिक्षण के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। वर्तमान समय में भारत में शिक्षक शिक्षा को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के द्वारा विनियमित किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, देखिए कहता है कि NCTE को 1993 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, 1993 में वैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद NCTE समय समय पर अपने विनियमों में संशोधन भी करती रही है। सबसे पहले 1993 में इन्हें प्रस्तुत करने के बाद सन 2005, 2007 और 2009 में इनमें परिवर्तन करके इनको अपडेट भी कर दिया गया। सन 2014 में इसे परिवर्तित किया गया। उसके बाद जून 2017 में भी शिक्षक शिक्षण संस्थानों में काम कर रहे टीचर्स की शैक्षणिक योग्यता को लेकर के पुनः NCTE ने नए मानदंड प्रस्तुत किए। ओके, विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन 1948-49 भारत सरकार के द्वारा 14 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लाया गया। इसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र भारत का ये पहला कमीशन था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा के बारे में रिपोर्ट तैयार करना और देश के वर्तमान और भविष्य को देखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव देना था। ओके, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि हमारे छात्रों और राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभावना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तिकरण की आवश्यकता है। ऐसा किसमें कहा गया है? ऐसा NEP 2020 के तहत कहा गया है। NEP 2020 बालकों की व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यों पर अत्यधिक ध्यान देने पर जोर देती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अध्यापक शिक्षा 2 प्रकार की है। एक तो सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा जिसको प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कहते हैं। दूसरी सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा जिसको इन सर्विस टीचर एजुकेशन कहते हैं। ओके, अब इसमें आगे पॉइंट, पूर्व प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं। इन संस्थाओं में नर्सरी, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन आदि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी कि NTT भी कहा जाता है। इस पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि सामान्यतः 1 वर्ष की होती है।
प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएं प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं यानी कि प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहलाती हैं। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। भारत में पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1965 में। माध्यमिक स्कूलों में सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का अर्थ सेवारत अध्यापकों को अध्यापन से संबंधित अपडेट जानकारी प्रदान करना एवं व्यावसायिक गुणों और स्किल्स में सुधार और डेवलप करना है। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। चैप्टर 6 देखिएगा। चैप्टर 6 कहता है दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभ पत्राचार पाठ्यक्रमों से हुआ। दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभ कैसे हुआ? दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभ पत्राचार पाठ्यक्रम से हुआ। दूरस्थ या दूरवर्ती या सुदूर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है दूर से दी जाने वाली शिक्षा। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि शिक्षा सभी तक पहुंचे। ओके, कीगन के अनुसार दूरस्थ शिक्षा संपूर्ण अधिगम तक अध्यापक और छात्र का अर्ध स्थायी पार्थक्य है, ऐसा कीगन के अकॉर्डिंग कहा गया है। दूरस्थ शिक्षा हेतु रेडियो और टेलीविज़न जैसे संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ज्ञान ऊपर से थोपा नहीं जाता बल्कि छात्र अपनी इच्छा के अनुसार आंतरिक प्रेरणा से अध्ययन करते हैं। ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में पत्राचार संस्था की स्थापना के लिए 1873 में सबसे पहले प्रयास किया गया। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय 1911 में पत्राचार के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। यूके मुक्त विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी की कल्पना 1963 में ग्रेट ब्रिटेन में हेराल्ड विल्सन के द्वारा की गई थी। पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1974 में हुई जिसका स्थान एशियाई मुक्त विश्वविद्यालयों में अग्रणी है। श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय सन 1980 में सेवारत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। 1990 में बांग्लादेश में बांग्लादेश मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1990 में। एशिया का एक प्रमुख मुक्त विश्वविद्यालय थाईलैंड में भी स्थापित है। स्वतंत्रता के समय भारत में 19 परंपरागत विश्वविद्यालय और 420 संबद्ध महाविद्यालय थे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1962 में पत्राचार्य पाठ्यक्रम आरंभ किए थे। पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला ने सन 1968 में पत्राचार्य कार्यक्रम निदेशालय की स्थापना की। इनको रट लीजिएगा, पॉइंट को नोट कर लीजिए। भारत सरकार ने 1970 में मुक्त विश्वविद्यालय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया था 1970 में। पॉइंट कहता है प्रोफेसर जी राम रेड्डी की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ कमेटी ने 1982 में आंध्र प्रदेश में राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाद में आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय रखा गया था। 1985 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी। 1985 में संसद में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम पारित किया गया और 20 सितंबर 1985 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की स्थापना हुई। ठीक है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS जिसे पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NOS के रूप में जाना जाता था, इसकी स्थापना नवंबर 1989 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। ओके, ठीक है। अगला चैप्टर लीजिए, चैप्टर 7। बहुत फास्ट चल रहे हैं हम लोग। तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का ही एक अंग है। तकनीकी शिक्षा क्या है? व्यावसायिक शिक्षा का एक अंग है। व्यावसायिक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो व्यक्ति को किसी कार्य या व्यवसाय से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है ताकि वह उस व्यवसाय के द्वारा अपना जीविकोपार्जन कर सके। ओके। 1882 में हंटर आयोग ने सर्वप्रथम तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। सन 1887 में बम्बई में विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। 1917 में बनारस विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तर पर
सर्वप्रथम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जी की शिक्षा की व्यवस्था की गई। 1937 में वुड एबट समिति की नियुक्ति हुई, जिसने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विषय में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। 30 नवंबर 1945 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति यानी कि ऑल इंडिया कमेटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना हुई। कब? 30 नवंबर 1945 को। ठीक है, और इसका शॉर्ट नेम भी पूछ सकता है। शॉर्ट नेम इसका क्या हो जाएगा? AICTE। AICTE का पूरा नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति। मार्च 1947 में वैज्ञानिक मानव समिति साइंटिफिक मैन पावर कमेटी की नियुक्ति की गई। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत उस समस्त प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया जा सकता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण मिलता है। सन 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भी विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे और इस दिशा में सबसे पहले 1951 के यूनेस्को द्वारा भारत को विदेशी अनुदान भी प्राप्त हुआ था, जिसका लाभ समस्त सूची प्रौद्योगिकी संस्थानों ने उठाया था। ठीक है, 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित करने का सुझाव भी दिया गया। 1941 में दिल्ली में पॉलिटेक्निक स्कूल खोला गया। कब खोला गया सर? 1941 में। पॉलिटेक्निक स्कूल कहाँ? दिल्ली में। 1905 में एक कमेटी का निर्माण किया गया जिसका नाम तकनीकी शिक्षा का विकास करना था। अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट की बात करेंगे क्योंकि यहाँ से आपसे पूछ लेगा इसका पूरा नाम, AICTE का पूरा नाम, CSTRI का पूरा नाम, तो ये ध्यान रखिएगा। यह इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? व्यावसायिक शिक्षा की जिम्मेदारी जिन संगठनों को सौंपी गई उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसका शॉर्ट फॉर्म NCERT है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसका नाम SCERT है। फर्क कितना है NCERT SCERT की हिंदी में? यहाँ पे राज्य लगा है, यहाँ पे राष्ट्रीय लगा है। N फॉर नेशनल, S फॉर स्टेट। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, शिक्षता प्रशिक्षण का क्षेत्रीय निदेशालय RDAT, केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान CSTRI, फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान FTI। ओके, ये इनके शॉर्ट नेम है। उच्च प्रशिक्षण संस्थान ATI, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI, राष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण परिषद NCTVT, केंद्रीय शिक्षता परिषद कॉल, रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय DNT, राज्य व्यावसायिक व्यापार प्रशिक्षण परिषद STVT। तो ये आप नाम याद रखेंगे। ओके, चलो अब देखिए अगला पॉइंट। प्रथम पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा पर 23 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा पर 49 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई। फिर वहीं पे तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 तक थी, इसमें तकनीकी शिक्षा पर 142 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई, जो कुल शिक्षा व्यय करने का 25% था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 तक थी, इसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर 253 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसका समय 1974 से 79 तक था, इसमें तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर 164 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 तक थी, इसमें तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर 278 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय 85 से 90 तक था, इसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार और उन्नति पर 681 से लेकर के 79 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 92 से 97 के बीच थी, इसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए 824 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय 1997 से 2000 तक था, इसमें 2373.5 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए।
10वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय 2002 से 2005 तक था, इसमें 25,424 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 7 से 12 तक जिसका समय था, इसमें 26,300 करोड़ रुपए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए निर्धारित किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय 12 से 17 तक था, इसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विकास एवं उन्नयन के लिए 2 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए। क्या पहला लक्ष्य ये था कि +2 यानी कि 10+2 10 के बाद में है ना, +2 और उच्च स्तर पर तकनीकी शिक्षा का आवश्यकता के अनुसार विकास होना चाहिए। विकास के साथ साथ उसमें गुणात्मक सुधार भी आने चाहिए। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, निर्देशन एवं परामर्श को प्रोत्साहन देने के लिए 1942 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना की गई थी। ओके, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर 8 पॉइंट कहता है कि शैक्षिक अनुसंधान की उन्नति, प्रकाशन एवं समन्वय तथा प्रशिक्षण एवं प्रसार सेवाओं की उन्नति करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सन 1961 में एक संगठन की नई दिल्ली में स्थापना की। ये संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस परिषद का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहन देना एवं और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना है। वर्तमान में यह संस्था शिक्षा मंत्रालय की तकनीकी संस्था के रूप में काम कर रही है। ओके, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का संगठन निम्नलिखित 3 स्तरों पर होता है: सामान्य निकाय यानी कि जनरल बॉडी, कार्यकारिणी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी, प्रशासनिक संगठन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट कहता है कि केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET इस संस्थान की स्थापना 1984 में शैक्षिक तकनीकी केंद्र और शिक्षण साधन विभाग को मिलाकर के की गई थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक संस्थान, ठीक है, इस संस्थान की स्थापना भोपाल में 1994 में की गई थी। ठीक है, भारत सरकार की शैक्षिक नीति एवं सुझाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना प्रारंभिक शिक्षा विभाग के रूप में की गई है। परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य शैक्षिक शोध, प्रावधान, प्रकाशन एवं विस्तार कार्य हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्धारित शिक्षा नीति के अधीन अक्टूबर 1986 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का काम प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा जिसको कहते हैं, शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय शीर्षस्थ यानी कि ऊंचाइयों पर जो संस्था हैं, संस्था के रूप में भारत सरकार के द्वारा गठित एक स्वायत्त शासी निकाय है। यह संस्थान 1962 में यूनेस्को के साथ 10 वर्षीय संविदा के आधार पर स्थापित किया गया। उस समय इनका नाम था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मई 1979 में भारत सरकार ने इस संस्थान को वर्तमान नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा दिया था। ठीक है, इसका नाम क्या दिया था? न्यूपा कर दिया था। यह संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। न्यूपा में 10 विभाग हैं। भारत सरकार के द्वारा मई 1973 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना इस धारणा से की गई थी कि यह अध्यापक शिक्षा संबंधी सभी पक्षों पर परामर्श देती रहेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12 के अंतर्गत 16 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना की है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। यहाँ से चैप्टर 9 हमारा शुरू होता है। चैप्टर 9 कहता है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण, सार्वजनिकरण, लोकव्यापीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? चाहे सार्वभौमिकरण कहो, सार्वजनिकरण कहो या लोकव्यापीकरण, एक ही बात है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। ठीक है,
संविधान की धारा 45 के अनुसार 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया गया था, जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए बहुत आवश्यक है। विमल शाह ने अपने अध्ययन हु गोज टू कॉलेज में बताया है कि जातीय असमानता भारत में शैक्षिक असमानता और शिक्षा में सार्वभौमिकरण में सबसे बड़ी बाधा है। करुणा चांदना ने अपने अध्ययन में पाया कि पितृसत्तात्मक परिवार और समाज एवं स्त्रियों की निम्न परिस्थिति के कारण स्त्रियों को शिक्षा के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए हैं, जिससे उनमें पुरुषों की तुलना में शिक्षा का प्रसार कम हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की एक मुख्य बाधा धर्म के आधार पर शैक्षिक असमानता का पाया जाना भी है। अभी भी भारत में हिंदू पारंपरिक शिक्षा पर बल देते हैं। जो हिंदू हैं वो पारंपरिक शिक्षा पर बल देते हैं, मुसलमान मजहबी शिक्षा पर बल देते हैं। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 में राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए डबल हो गया, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा संशोधन नीति 1992 में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए गहन क्षेत्रीय और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए मौलाना आज़ाद फाउंडेशन और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के माध्यम से धन आवंटन किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है। ठीक है, 79-80 में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। शिक्षा में हाशियाकरण का मतलब होता है समाज के उन वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना जिन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमारे समाज में दलित, उपेक्षित अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति के जो वर्ग हैं वो आज भी हाशिए पर खड़े हैं, किनारे पर खड़े हैं, जो केंद्र में नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 338 और 338A के अंतर्गत 2 वैधानिक निकाय अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए भी राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 10 आपके सामने है। चैप्टर 10 कहता है कि व्यावसायीकरण का सामान्य अर्थ क्या है। व्यावसायीकरण का सामान्य अर्थ है किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण। यह व्यवसाय को सीखना है ताकि जीवन यापन के लिए व्यक्ति को योग्य बनाया जा सके। शिक्षा के व्यावसायीकरण से अर्थ है वह विशेष प्रकार की शिक्षा जो व्यक्ति को किसी व्यवसाय के योग्य बना सके। गांधी जी का कथन है, शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। ऋग्वेद में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन भारत प्राविधिक और व्यावसायिक क्षेत्र में अग्रणी था। मुगल सम्राटों के संरक्षण के कारण भारत ने प्राविधिक और व्यावसायिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। अंग्रेज़ों के आगमन पर परंपरागत व्यावसायिक शिक्षा समाप्त हो गई। ठीक है, पॉइंट कहता है सन 1800 से 1887 तक वुड के आदेश पत्र में भारत के लोगों के लिए लाभदायक व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गई थी, परंतु इस अवधि में व्यावसायिक शिक्षा में कोई खास उन्नति नहीं हो पाई। 1857 से 1902 तक। इसमें 1854 के वुड के घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत बल दिया गया था और हंटर आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक विषयों की सिफारिश की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1902 से 1947 तक। सन 1904 में एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की स्थापना की गई और 1905 से 1917 तक के बीच वस्तु उद्योग, बर्तन बनाना, चर्म शोधन, दिया सलाई, कांच का सामान, चीनी, पेंसिल, कागज़
आदि का व्यवसाय सीखने के लिए छात्रवृत्तियां भी दी गई। 1941 में दिल्ली में पॉलिटेक्निक स्कूल खोला गया और 1905 में एक कमेटी का निर्माण किया गया जिसका काम तकनीकी शिक्षा का विकास करना था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं समझा रहे हैं, बस सीधा आपको पॉइंट बता रहे हैं ताकि अगर आपने कुछ पढ़ा है तो रिवीजन हो जाए, नहीं पढ़ा है तो नया पॉइंट आप समझ लें। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार कृषि शिक्षा को एक राष्ट्रीय विषय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, ऐसा विचार है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने वाणिज्य शिक्षा को भी महत्वपूर्ण मानते हुए वाणिज्य शिक्षण के लिए कुछ विभिन्न फर्मों के साथ व्यावहारिक शिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा में सुधार करने के लिए 1 वर्ष में मेडिकल कॉलेजों में अधिकतम 100 छात्रों को प्रवेश देने की बात कही है। कोठारी आयोग ने प्राथमिक स्तर पर कृषि संबंधी सामान्य जानकारी को पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग बनाए जाने की अनुशंसा करते हुए माध्यमिक स्तर पर कृषि विद्यालयों की स्थापना और कृषि को कार्यानुभवों का महत्वपूर्ण बनाने का सुझाव दिया है। कोठारी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण सामान्य छात्रों के लिए प्रत्येक प्रांत में पर्याप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने और उनमें आवश्यकता अनुसार कृषि शिक्षा की व्यवस्था कर इन्हें कृषि विश्वविद्यालयों से संबद्ध किए जाने का भी सुझाव दिया है। NEP 2020 के अकॉर्डिंग वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किए जाने का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एक त्रिपक्षीय निकाय है, ठीक है। इसका गठन 1956 में श्रम मंत्रालय के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी NSTA को जून 2013 में अधिसूचित किया गया था, ओके। और राष्ट्रीय कौशल अहर्ता ढांचा NSQF को 27 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिएगा। चलिए चैप्टर नंबर 11 देखिएगा। पॉइंट कहता है कि निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। सन 1960 में पीटर F ड्रकर के द्वारा सबसे पहले अपनी पुस्तक द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी में निजीकरण शब्द का प्रयोग किए जाने का संदर्भ मिलता है। 1979 में ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती थैचर के समय में अनेक सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया गया। भारत में 1991 में इसको अपनाया गया। निजीकरण का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें पूर्व में सरकार द्वारा संचालित या प्रतिबंधित संस्थाओं को किसी निजी उद्यमी अथवा संस्था को संचालन या प्रबंधन के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। NK घोड़के के अनुसार सामान्यतः यह शब्द निजीकरण जो है उस प्रक्रिया से संबंधित है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों में राज्य अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को कम करती है। 15 अगस्त 2007 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की घोषणा की थी। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा राज्यों का उत्तरदायित्व है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी योग्यताओं एवं स्किल्स को डेवलप किया जा सके कि वे एक उत्तरदायी और सहयोगी नागरिक बन सके, ठीक है। विश्व के विभिन्न देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस आदि ने शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन की नीति को अपनाया है। अमेरिका का उदाहरण इसमें अग्रणी है। उदारवादी नीति के कारण आज अमेरिका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। भारतीय संविधान में शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। शिक्षा के व्यापारीकरण का अर्थ है शिक्षा को व्यवसाय बनाना, उसकी व्यवस्था करना, उससे धनोपार्जन करना। राज्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सर्वाधिकारवादी राज्य और प्रजातंत्रीय राज्य। अब दोनों को समझो। सर्वाधिकारवादी राज्य में शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है और विद्यालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर ध्यान न देकर केवल राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति में संलग्न रहते हैं, ठीक है। इसमें ये ध्यान नहीं दिया जाता
कि बालक को क्या सिखाना है, बालक क्या सीख रहा है, बालक किसमें इंटरेस्ट ले रहा है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जो राज्य ने तय कर दिया वो हमको बस पूरा करना है। प्रजातंत्रीय राज्य में शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है जिससे व्यक्ति की व्यक्तिगतता बनी रहे और उसे विकास के अधिक से अधिक अवसर मिल सके। सन 1921 में भारतीय शिक्षा मंत्री की नियुक्ति और महात्मा गांधी के सरकारी संस्थाओं के विरोध के कारण निजी उद्यम को प्रोत्साहन मिला था। चैप्टर 12 देखिएगा। परीक्षा द्वारा बालक के ज्ञानार्जन की मात्रा अथवा उपलब्धियों को जाना जाता है कि बालक ने कितना सीखा है। परीक्षा शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा साधन है जिससे बालकों की शैक्षिक प्रगति को नापा जाता है और उनके कार्यों की जांच की जाती है। गैरेट के अकॉर्डिंग परीक्षा प्रश्नों का एक समूह है जो किसी कौशल तथा योग्यता की जांच करने के लिए बड़ी सतर्कता से तैयार किया जाता है। क्रोनबैक के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो सुव्यवस्थित पद्धति काम में लाई जाती है उस पद्धति को परीक्षा कहते हैं। कोठारी आयोग की संस्तुतियों के अनुसरण से हमारे देश में 10+2 वाली शिक्षा प्रणाली लागू हुई। सामान्यतः 3 प्रकार की परीक्षाएं प्रचलित हैं: प्रयोगात्मक परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं और लिखित परीक्षाएं। आगे बढ़ेंगे। प्रयोगात्मक परीक्षाओं में छात्र किसी निर्धारित कार्य को प्रयोगों के द्वारा पूरा करते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षाओं को कौशल प्रदर्शन परीक्षाएं भी कहा जाता है। मौखिक परीक्षाओं में मौखिक प्रश्नों के द्वारा बालकों के ज्ञान, अभिव्यक्ति और क्रियाशीलता की जांच की जाती है। इसका सूत्रपात प्रसिद्ध यूनानी विचारक सुकरात ने किया था। लिखित परीक्षाएं 4 प्रकार की होती हैं। कैसी? निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं, लघुत्तरीय होती हैं, अतुलिगित्री और MCQs बेस्ड, जैसा कि आपका पेपर हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्यांकन को सतत मूल्यांकन के रूप में लाया गया है। ये शिक्षा नीति कहती है कि बच्चे का मूल्यांकन 360 डिग्री पर किया जाना चाहिए। 360 का अर्थ यह है कि केवल उसके संज्ञानात्मक पक्ष, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही मूल्यांकन न किया जाए, बल्कि उसके सभी पक्ष, चाहे उसका तार्किक पक्ष हो, ज्ञानात्मक पक्ष हो या फिर उसके संवेगात्मक पक्ष का मूल्यांकन हो, सभी का मूल्यांकन किया जाएगा। अंकन प्रणाली की कमियों के कारण माध्यमिक शिक्षा आयोग और शिक्षा आयोग ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया था। 1975 में NCERT के द्वारा जारी फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम ऑफ 10 ईयर स्कूल में भी ग्रेड प्रणाली की सिफारिश की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्लान ऑफ एक्शन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में भी विश्वविद्यालय स्तर पर ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक स्तर पर सत्र 21-22 से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में लागू की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के तहत सामने आया और 1 अप्रैल 2010 से लागू भी हुआ। यहाँ से चैप्टर 13 देखिए। ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है? तो कंसंट्रेट होकर आपको पढ़ना है। सरकार ने शिक्षा के सभी पहलुओं पर व्यापक विचार करने के लिए 1964 में शिक्षा आयोग का गठन किया था। आयोग ने 1966 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता पर बल दिया था, ठीक है? भारत सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय नीति के निर्धारण हेतु लगातार 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का गठन किया था। कौन कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जब कांग्रेस सत्ता में थी, इसका गठन कोठारी आयोग 1964-66 के सुझाव पर किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 जब जनता पार्टी सत्ता में आई, परंतु इसकी संस्तुतियों का कार्यान्वयन न हो सका, ये कागजों तक सीमित रह गई। 1986 पुनः कांग्रेस सत्ता में आई, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 23 कार्यदल गठित किए थे। संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श 1968 में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी।
3 वर्ष बाद 1990 में ही इसकी समीक्षा के लिए राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 का गठन कर दिया गया। आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन 26 नवंबर 1990 को प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1995 तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुलभ कराने की बात कही गई है। भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन करने के साथ साथ उसकी कार्य योजना में भी कुछ संशोधन किए और उसे कार्य योजना 1992 के नाम से प्रकाशित किया। कार्य योजना 1986 पूरे 24 भागों में विभाजित थी। कार्य योजना 1992 को 23 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से चैप्टर 14 है हमारा NEP 2020। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई। इस नीति के द्वारा विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खोले गए हैं। ठीक है, यह नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करती है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 यानी कि सतत विकास लक्ष्य 4 SDG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास के एजेंडे को अपनाया गया है, जिसके अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है। जिसके अध्यक्ष कौन थे? NEP 2020 के अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। समिति का नाम था कस्तूरी रंगन समिति। समिति का गठन जून 2017 में किया गया और मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। मंजूरी 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी भी मिली। शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सीखने यानी कि एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य भी रखा गया है। भारत सरकार नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क तैयार करेगी, जिसमें ECCE स्कूल टीचर और प्रौढ़ शिक्षा को जोड़ा जाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर भी होगा। ई-लर्निंग पर जोर देकर पाठ्यपुस्तकों पर निर्भरता को कम किया जाना है NEP 2020 के तहत। ठीक है, यह नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जिसमें बुनियादी तौर पर परिवर्तन किए गए हैं। वर्तमान शिक्षा नीति में 10+2 को हटा दिया गया है। 5334 के पैटर्न को अपनाया गया है। स्कूली शिक्षा को 15 साल कर दिया गया है। अब इसमें जो 5334 है, इसमें पहले आपकी फाउंडेशन स्टेज आती है, प्रिपरेटरी स्टेज आती है, मिडिल स्टेज आती है, सेकेंडरी स्टेज आती है। फाउंडेशन स्टेज की बात करें तो फाउंडेशन स्टेज को 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, जिसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा होगी और 2 साल की स्कूली शिक्षा कक्षा 1 और 2 इसमें शामिल है। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज जो है इसमें 8 साल से 11 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इस स्टेज में बच्चों को संख्यात्मक कौशल और भाषा में विकास कराना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा। इसके साथ ही बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिडिल स्टेज की बात करें तो मिडिल स्टेज में बच्चों को कोडिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ इंटर्नशिप प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षा के बच्चों को शामिल किया जाएगा और इस स्टेज पर बच्चा कोई भी विषय चुन सकता है, उसे छूट होगी। अब तक भारत में डीम्ड राज्य और सेंट्रल विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम हुआ करते थे, अब सभी के लिए एक समान नियम लागू होंगे। NEP 2020 के तहत
3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। इससे पहले 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया था। उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जिसको GER भी कहते हैं, इसको 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को भी जोड़ा जाएगा। अब यहाँ से चैप्टर 15 को समझते हैं। चैप्टर 15 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने 1993 में फ्रांस के डेलर्स की अध्यक्षता में 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त विभिन्न देशों के 14 सदस्य थे, जिनमें एक भारत के डॉक्टर कर्ण सिंह भी थे। इस आयोग की रिपोर्ट सीखना यानी कि आंतरिक खजाना, लर्निंग द ट्रेजर विदिन के नाम से 1996 में प्रकाशित हुई थी। इसमें डेलर्स ने अपने अध्यक्षीय लेख में सबसे पहले ये स्पष्ट किया कि मानव के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। ठीक है, डेलर्स के आयोग के अनुसार 12वीं शताब्दी की शिक्षा में 4 आधार होंगे। क्या? जानना सीखना, लर्निंग टू नो, करना सीखना, लर्निंग टू डू, बनना सीखना, लर्निंग टू बी, एक साथ रहना सीखना, लर्निंग टू लिव टुगेदर। ठीक है, आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय 4 में इन्हें शिक्षा के 4 स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्या? एक तो जानना सीखना, इसका अर्थ ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान प्राप्त करने की विधियों दोनों को सीखने से है। ठीक है, डेलर्स आयोग के अनुसार हम जितना अधिक ज्ञान अर्जित करेंगे अपने पर्यावरण के विविध पहलुओं को, उतना ही अधिक हम समझ पाएंगे। करना सीखना, सीखने का ये स्तंभ सीखने वाले के लिए व्यावहारिक कौशलों पर जोर देता है, अतः यह व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा और कार्य कौशल प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है। बनना सीखना, इस प्रकार के सीखने की संकल्पना सबसे पहले यूनेस्को की 1972 की रिपोर्ट में की गई थी। डेलर्स रिपोर्ट में बनना सीखने का अर्थ है मानव बनना सीखना, इंसान बनना सीखो, जिसे ज्ञान, कौशल, वैल्यूज़ के अर्जन द्वारा व्यक्तित्व के बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक और भौतिक आयामों के समन्वित विकास के द्वारा अर्जित किया जाए। एक साथ रहने का तात्पर्य क्या है? एक साथ रहने से तात्पर्य संसार के समस्त व्यक्तियों के एक साथ रहने से है, एक दूसरे का सहयोग करने से है, शांति के साथ रहने से है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। वेरी गुड। चैप्टर 16 आपका यहाँ से, उसके बाद फिर एक पेज और बचेगा लास्ट में, देखिएगा। चैप्टर 16 कहता है कि विश्व में सर्वाधिक निरक्षर भारत में रहते हैं। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं तो भारत में है। इस अभिशाप से देश को मुक्ति दिलाने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अंततः 1 अप्रैल 2010 को प्रतिस्थापित किया गया। सन 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए सन 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा। अधिनियम में छात्र शिक्षक अनुपात 30% निर्धारित किया गया है। इस अनुपात को प्राप्त करने के लिए 12 लाख प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होगी। निजी स्कूलों की 25% सीटें पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक को प्रत्येक सप्ताह 45 घंटे विद्यालय में देने होंगे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित अनुच्छेद 51A है। ठीक, चलिए, मुझे लग रहा आज का लास्ट चैप्टर होगा ये, चैप्टर 17। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, हम माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। यह स्पष्टतः प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बाद का अगला कदम है।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जो मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू की गई। RMSA योजना का मुख्य कार्य क्षेत्र माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र हर प्रकार के सुधार से, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रकार के सुधार से, जिसमें स्कूल अध्ययन, कक्षा स्तर पर गुणवत्ता और क्षमता सुधार भी शामिल है। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए RMSA कार्यक्रम चलाया गया। RMSA द्वारा वर्ष 2017 तक 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ई-पाठशाला की सुविधा 2015 में शुरू हुई थी। कब? 2015 में शुरू हुई थी। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये क्लास होती है कंप्लीट। आगे के जो दो पेपर बचे हैं उनके नोट्स लेने के लिए आप हमें यहाँ मैसेज कर सकते हैं। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद जल्दी ही आपको MCQs की क्लास भी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।